कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है उसे जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, पश्चिमी मरुस्थल को जलवायु के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसा कल आपने पढ़ा था, ये अपनी भारत पाक सीमा, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो स्थित है वही अपना पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो वह भाग जो इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में रह गया, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा साथियों 20 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थल। और दूसरा वह भाग जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के तो पूर्व में और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में रह गया, उसे दोस्तों कहते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो जलवायु के आधार पर इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? जवाब होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और जलवायु के आधार पर इस पश्चिमी मरुस्थल के 2 भाग कौन से हैं? पहला तो है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के विस्तार की यदि अपन बात करें तो पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में ये जो भारत पाक सीमा है, इनके मध्य स्थित ये मरुस्थलीय भूभाग शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मुख्यतः इस शुष्क मरुस्थल में जिन जिन जिलों के भूभाग आते हैं, मुख्यतः 4 जिलों के भूभाग हैं। आपका जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग और बीकानेर और जोधपुर के पश्चिमी भाग। लेकिन साथ ही याद रखें दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़ के थोड़े से दक्षिणी भाग हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी शुष्क मरुस्थल का अगर अपन बात करें तो कुल मिलाकर विस्तार है वो 6 जिलों में होता है दोस्तों। और वो 6 जिले हैं कौन से? पहला तो आपका जैसलमेर जिला है, और जैसलमेर जिले का संपूर्ण जो भूभाग है ना दोस्तों, वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। दूसरा जिला है बाड़मेर। बाड़मेर का ये भूभाग, बाड़मेर का कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग है वो तो अर्धशुष्क मरुस्थल में रह जाएगा, और उसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो आपके शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तीसरा जिला है दोस्तों यहाँ जोधपुर। जोधपुर का पूर्वी भाग भी अर्धशुष्क मरुस्थल में आता है, और इसका पश्चिमी भाग है दोस्तों वो आता है शुष्क मरुस्थल में। चौथा जिला है बीकानेर। बीकानेर का अधिकांश जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 5वां जिला आपका गंगानगर है। गंगानगर का थोड़ा सा दक्षिणी भाग है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और हनुमानगढ़ का भी थोड़ा सा दक्षिणी भाग है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अर्थात शुष्क मरुस्थल का विस्तार जिन जिलों में है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आप ये चीज़ याद रखें कि राजस्थान का किस जिले का संपूर्ण भूभाग शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो याद रखें दोस्तों, जैसलमेर जिले का जो संपूर्ण भूभाग है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस शुष्क मरुस्थल की प्रमुख विशेषताओं की अपन बात करें। विस्तार आपने पढ़ा, सामान्य विस्तार याद रखना, पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में भारत पाक सीमा तक। कितने जिलों में? तो मुख्यतः 6 जिलों में। जैसलमेर का संपूर्ण भाग, जोधपुर और जो आपका बीकानेर है उन दोनों के पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, और दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ के दक्षिणी भाग। अब ये जो आपका शुष्क मरुस्थल है ना, इस शुष्क मरुस्थल को बालूका स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। और वो 2 भाग हैं कौन से? जैसा कल आपने पढ़ा था कि ये जो मरुस्थलीय भूभाग है इसके संपूर्ण भूभाग पर बालूका स्तूपों का विस्तार नहीं है।
तो मरुस्थल का कुछ भाग तो ऐसा है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं और कुछ भाग ऐसा है जहां बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं है। इसी आधार पर उन बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर ही इस शुष्क मरुस्थल को अपन दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक यहां पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तीनों जिलों का आपसी जो सीमावर्ती भूभाग है, ये चट्टानी मरुस्थल के रूप में है। यानी यहां जो मरुस्थल है, हमादा मरुस्थल का विस्तार है किन किन जिलों में? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में। इन तीनों का जो आपसी सीमावर्ती भूभाग है ये यहाँ चट्टानी मरुस्थल है। और जैसा दोस्तों कल आपने पढ़ा कि चट्टानी मरुस्थल है ना, उनके आंतरिक भागों में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, केवल इनके किनारों पर तारा बालू का स्तूप मिलते हैं। इसका मतलब इस हमादा मरुस्थल, इस चट्टानी मरुस्थल के आंतरिक भूभाग ऐसे हैं जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो दोस्तों इसी चट्टानी मरुस्थल वाले भाग को अपन कह सकते हैं बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। तो एक भाग तो हो गया ये। दूसरा भाग यहाँ बाड़मेर का जो भाग है, दक्षिण में बाड़मेर से लेकर उत्तर में दक्षिणी गंगानगर तक शेष जो ये भाग रह गया है इस शुष्क मरुस्थल का, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इन बालू का स्तूपों से युक्त इस भूभाग को आप कह सकते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल को दोस्तों बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बालू का स्तूप विहीन प्रदेश, या इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कह सकते हो, और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब यहाँ देखिए, पहले अपन बात करेंगे बालू का स्तूप विहीन प्रदेश की। तो सामान्यतः दोस्तों बालू का स्तूप विहीन प्रदेश है कौन सा? जो चट्टानी मरुस्थल के रूप में है। और इस चट्टानी मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? तो वो जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों वो जैसलमेर जिले में है। चट्टानी मरुस्थल के सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में जो ये चट्टानी मरुस्थल है, इसे आप दो पट्टियों में बांट सकते हैं, दो विस्तृत क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जैसलमेर जिले में चट्टानी मरुस्थल की एक पट्टी है जिसका विस्तार जैसलमेर से लेकर के पोखरण के मध्य है, और एक चट्टानी मरुस्थल की पट्टी है जो जैसलमेर से लेकर दोस्तों मोहनगढ़ तक फैली हुई है। तो जैसलमेर में स्थित इस चट्टानी मरुस्थल को अपन दो पट्टियों में बांट सकते हैं, एक जैसलमेर से पोखरण और दूसरी जैसलमेर से मोहनगढ़। यहाँ पर भी कई बार दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि ये जो चट्टानी मरुस्थल है और ये चट्टानी मरुस्थल की जो दो पट्टियाँ आप बात कर रहे हैं, इन पट्टियों में किन काल की चट्टानों के जमाव हैं, कौन से काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं? तो देखो, ये जो जैसलमेर से पोखरण के बीच का चट्टानी मरुस्थल वाला भूभाग है ना दोस्तों, यहाँ जुरेसिक काल की चट्टानों के जमाव मिलते हैं। यहाँ जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती। इस जुरेसिक काल की चट्टानों के आधार पर ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में जुरेसिक काल के अवशेष कौन से जिले से मिले हैं? तो जवाब आपके सामने है, जुरेसिक काल के अवशेष जैसलमेर जिले से मिले हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा शहर जुरेसिक काल की चट्टानों पर बसा हुआ है? तो दोस्तों जैसलमेर का जो ये पोखरण शहर है, ये जुरेसिक काल की चट्टानों पर बसा हुआ है। दूसरी पट्टी है आपकी जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ के मध्य, और इसमें जैसलमेर से मोहनगढ़ के मध्य जो पट्टी है, इस हमादा मरुस्थल की पट्टी में मुख्यतः टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती। दोस्तों चट्टानें मूलतः तीन प्रकार की होती हैं।
आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरी चट्टानें। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले तप्त तरल पदार्थ, गर्म तरल पदार्थ के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों, उनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उन आग्नेय चट्टानों के भौतिक, जैविक या किसी अन्य घटक, रासायनिक घटक आदि के कारण जो अपक्षय होता है, यानी उन चट्टानों के टूटने, फूटने या विखंडित होने से जो अवसाद, जो कचरा उत्पन्न होता है, उस कचरे के कर्मिक रूप से उस ठंडे पदार्थ के परत दर परत जमने से जो चट्टानें बनती दोस्तों, वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, वो लंबे समय से भूगर्भिक ताप व दाब की परिस्थितियों के कारण कई बार अपनी जो मूल अवस्था है उसमें परिवर्तन कर लेती हैं। उन चट्टानों को कायांतरी चट्टान या रूपांतरी चट्टान कहा जाता है। दोस्तों ये अवसादी चट्टान है। याद रखें, आग्नेय चट्टान अभी आपने बात की कि तरल पदार्थ के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, तो न तो दोस्तों उनमें छिद्र पाए जाते हैं और न ही आग्नेय चट्टानों में दरारें पाई जाती हैं, परत पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं, इसलिए उन आग्नेय चट्टानों में जो भूगर्भिक जल, धरातल में नीचे जो जल पाया जाता है, भूगर्भिक जल या भूमजल जिसे आप कह सकते हैं, वो इन चट्टानों में प्रविष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें छिद्र और परतें या दरारें नहीं पाई जाती। जबकि अवसादी चट्टानें दोस्तों मुलायम होती हैं, छिद्रित होती हैं, परतदार होती हैं, इसलिए आसानी से इनमें जल प्रविष्ट कर जाता है। कहने का मतलब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भूगर्भिक जल स्रोतों से अपन जल प्राप्त करते हैं, जैसे कुएं हैं, अपने नलकूप वगैरह हैं, उनसे जो जल आप प्राप्त कर रहे हैं वो मुख्यतः किन चट्टानों से हमें प्राप्त होता है? तो याद रखें दोस्तों, वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, क्योंकि भूगर्भिक जल अवसादी चट्टानों की दरार, छिद्र आदि में संग्रहित या उनके मध्य संग्रहित रहता है। तो ये जो टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानों वाला भूभाग है, जिसका विस्तार जैसलमेर से मोहनगढ़ तक है दोस्तों, इसे लाठी सीरीज नाम दिया गया है। तो अपन लाठी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रश्न आता है, लाठी सीरीज क्या है, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो लाठी सीरीज का सबसे पहले तो विस्तार देखो, जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक है। जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक ये जो भारत पाक सीमा है, इसके समानांतर यहां लंबी व संकरी पट्टी के रूप में इस लाठी सीरीज का विस्तार है। किस रूप में फैली हुई है? तो एक लंबी और संकरी पट्टी के रूप में। किसके समानांतर? भारत पाक सीमा के समानांतर। कहां से कहां तक? जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक। है क्या ये? तो याद रखें दोस्तों, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या चीज है ये? एक भूगर्भिक ठीक है। तो देखिए, लाठी सीरीज की खोज काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। याद रखें दोस्तों, काजरी संस्थान जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर मैं इस काजरी संस्थान के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। एक तो इस काजरी का पूरा नाम क्या है? तो इसके इस अंग्रेजी नाम से आप पूरा नाम निकाल लें। सी का मतलब यहाँ सेंट्रल, ए का मतलब है दोस्तों एरिड, जेड का मतलब है जोन, आर का मतलब है रिसर्च, आई का मतलब है दोस्तों इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या केंद्र, जिसकी स्थापना 1969 में जोधपुर में की गई है। इस काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा ही इस लाठी सीरीज की खोज की गई है। अब सवाल ये आता है कि ये जो लाठी सीरीज है, इसका नामकरण लाठी क्यों पड़ा? इस भूगर्भिक जलपट्टी को लाठी सीरीज क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका नाम जैसलमेर के लाठी गांव के नाम पर किया गया है। ये जो भूगर्भिक जलपट्टी जो जैसलमेर से मोहनगढ़ तक फैली हुई है ना, इसी क्षेत्र में जैसलमेर का लाठी गांव पड़ता है और उस लाठी गांव के नाम पर ही इसे लाठी सीरीज कहा गया है। अब उसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों कि ये जो लाठी सीरीज है, इस लाठी सीरीज को
अधिकांश भूगोलवेत्ता किसका भाग मानते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने विस्तार की बात की थी। यह एक लंबी और संकरी पट्टी के रूप में फैली हुई है। ज़्यादातर भूगोलवेत्ता हैं वो लाटीसीरीज को प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे का भाग मानते हैं। यानी इसे किसका भाग माना गया है? प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे का भाग माना गया है। अब दोस्तों ये लाटीसीरीज रूपी जो भूगर्भिक जलपट्टी है ना, इसके आसपास ही कुछ पौष्टिक घासें उगती हैं और उन पौष्टिक घासों में प्रमुख हैं जैसे आपकी सेवण है, धामण है और दोस्तों करड़ जैसी घासें यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं लाटीसीरीज और इसके आसपास के क्षेत्र में। और इन घासों के विस्तार के कारण, इस शुष्क मरुस्थलीय भूभाग में इन घासों के विस्तार के कारण ही इन घासों वाले क्षेत्र को, जहाँ पर इन घासों का विस्तार है, उस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है मरु उद्यान। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो मरु उद्यान पढ़ेंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि इस क्षेत्र को मरु उद्यान क्यों कहा गया है। तो दोस्तों इससे मरु उद्यान कहने का कारण है इन घासों का यहाँ विस्तार होना। और यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख घासें कौन सी हैं? सेवण, धामण और करड़। मरु उद्यान क्षेत्र है कौन से जिले में? तो याद रखें दोस्तों ये जैसलमेर जिले में है। अब इस मरु उद्यान क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन डिस्कस करें। मरु उद्यान क्षेत्र है ये राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अपने राज्य का राज्य पक्षी गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखें गोडावण के राजस्थान में मुख्यतः दिवस दोस्तों 3 माने जाते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले का ये मरु उद्यान क्षेत्र, एक मध्यवर्ती भाग में यहाँ अरावली में अजमेर जिले का सोखलिया क्षेत्र, और दोस्तों एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 12 जिले का सोरसन क्षेत्र। याद रखें इन तीनों प्रमुख अधिवासों में अगर अपन तुलना करें कि सबसे ज़्यादा गोडावण कहाँ पाया जाता है तो वो जैसलमेर जिले के मरु उद्यान क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए इस मरु उद्यान क्षेत्र को दोस्तों गोडावण की शरणस्थली या संरक्षण स्थली भी कहते हैं। इस मरु उद्यान क्षेत्र को ही गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। याद रखें यहाँ पाया जाने वाला ये दोस्तों गोडावण पक्षी है ना, ये अपने अंडे सेवण घास में देता है। मरु उद्यान क्षेत्र में पाया जाने वाला ये गोडावण पक्षी अपने अंडे मुख्यतः कौन सी घास में देता है दोस्तों? सेवण घास में। इसलिए सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। यहाँ दोनों उपनामों को ध्यान से देखें, एक तो है गोडावण की शरण स्थली और एक है गोडावण की प्रजनन स्थली। गोडावण की शरण स्थली तो कहा गया है मरु उद्यान को, और गोडावण की प्रजनन स्थली कहा गया दोस्तों सेवण घास को। यहाँ इन घासों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, वनस्पति में पढ़ेंगे उसे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ अपन कर लें कि ये जो सेवण घास है ना, ये यदि सूख जाए, कई बार प्रश्न आता है कि सूखी हुई सेवण घास को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूखी हुई सेवण घास को लीलोण कहते हैं। सूखी हुई सेवण घास को क्या कहा जाता है? तो अपना जवाब क्या होगा? लीलोण कहा जाता है। फिर दूसरी यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख पौष्टिक घास दोस्तों धामण है, और धामण वो घास है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धामण घास में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। याद रखें कैल्शियम की प्रचुरता के कारण ही दोस्तों धामण घास है वो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी घास या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है? तो अपना जवाब होगा धामण घास है वो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है। दोस्तों ये धामण घास उगती कहाँ है? इस मरु उद्यान क्षेत्र में, और मरु उद्यान का मतलब है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भूभाग, सीमावर्ती भूभाग। और इस पश्चिमी सीमावर्ती भूभाग में अगर अपन प्रमुख दुधारू पशु की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ का मुख्य दुधारू पशु है वो थारपारकर नस्ल की गाय है।
इस मरुध्यान क्षेत्र या इसके आसपास के भूभाग या जैसलमेर बाड़मेर के सीमावर्ती भूभाग जिसे मालानी प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ का मुख्य दुधारू पशु दोस्तों कौन सा है? जवाब क्या होगा? थारपारकर नस्ल की गाय है। याद रखें, इसी थारपारकर नस्ल को ही दोस्तों मालानी भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार इस नस्ल की उत्पत्ति जैसलमेर और बाड़मेर के इस सीमावर्ती मालानी क्षेत्र से मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के थारपारकर क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसे थारी या थारपारकर भी कहा जाता है। अब इस दामन घास के दोस्तों कुछ औषधीय उपयोग भी हैं। जैसे एक तो आदिवासियों में इसका औषधीय उपयोग प्रचलित है। आदिवासी लोग हैं ना, वो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने के लिए दामन घास का औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज यानी मधुमेह जो रोग है वो उसकी औषधि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करें इस मरुध्यान क्षेत्र की, बात की जाए तो इस मरुध्यान और इसके आसपास के लगभग 3162.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्तमान में एक अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस क्षेत्रफल की बात करें तो उसके आधार पर यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कुल मिलाकर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों? 3162.50 वर्ग किलोमीटर में। याद रखें, इसमें मरुध्यान के मूल भाग के साथ साथ इसके आसपास का जैसलमेर और बाड़मेर का भूभाग शामिल किया गया है। ये अगर इसके डिवाइडेशन करें अपन तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है। लगभग 1962 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तो आपका जैसलमेर जिले में आता है, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। इस मरुध्यान क्षेत्र का मुख्य आकर्षण दोस्तों अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, गोडाउन पक्षी हैं। और इसी मरुध्यान क्षेत्र का यदि दूसरा मुख्य आकर्षण देखें अपन तो दोस्तों वो पीवणा सर्प है। तो इस पीवणा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि पीवणा क्या है। तो पीवणा दोस्तों मरुध्यान क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पीले भूरे रंग का अत्यधिक विषैला सर्प है, जिसे स्थानीय भाषा में पीवणा कहते हैं। और इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये इतना अधिक जहरीला होता है कि यदि ये हवा में भी जहर फैला दे फुंकार के माध्यम से, और वो जहर सोते हुए व्यक्ति के शरीर में श्वास के साथ यदि प्रवेश कर जाए तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस अत्यधिक विषैले सर्प को पीवणा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके इस मरुध्यान क्षेत्र में मरु बिल्ली है, लोमड़ी है, चिंकारा है आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्पों में पीवणा के अलावा कोबरा सर्प है, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात करें तो ये जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है ना दोस्तों, इस शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा की कमी है और इसके अलावा यहाँ जल संसाधनों की कमी पाई जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ रहने वाले लोगों में प्राचीन काल से ही वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा पाई जाती है। और इस शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेषकर अपन मरुध्यान क्षेत्र की बात करें तो इसके आसपास और इस शुष्क क्षेत्र में प्राचीन काल से ही वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा पाई जाती है। और ये वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए दोस्तों करते क्या हैं, जैसे मान लो ये अपनी धरातल का ऊपरी भाग है, इसमें धरातल के नीचे यानी भूमिगत ये कुंड बनाते हैं और उन भूमिगत कुंडों में वर्षा जल एकत्रित करते हैं। याद रखें दोस्तों, इन भूमिगत कुंड या टैंकों को टांका कहा जाता है। तो यहाँ जो वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा है वो क्या है, इसको समझे आप। यहाँ के लोग भूमिगत टैंक बनाते हैं और उसमें वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और इन भूमिगत टैंकों को दोस्तों टांका कहा जाता है। अब इस मरुध्यान क्षेत्र है ना, इस मरुध्यान क्षेत्र में संपूर्ण मरुध्यान क्षेत्र में समान जलापूर्ति बनाए रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्थित जो ये टैंक हैं, ये टांके हैं, उन टांकों को भूमिगत पाइपलाइन द्वारा आपस में जोड़कर इनका एक नेटवर्क या जाल बनाया गया है ताकि संपूर्ण मरुध्यान क्षेत्र में समान रूप से जलापूर्ति हो सके। इन टांकों का जो जाल बनाया गया है दोस्तों, उसके लिए भी प्रश्न आता है। उस टांकों के जाल को कहते हैं गजलर।
क्या कहा जाता है दोस्तों? गजलर कहा जाता है। अब इसके बाद इस शुष्क मरुस्थल जो मरुस्थल है उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की बात करें, जैसे ये अपना लाठीश्री क्षेत्र है ना, इसी लाठीश्री क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जैसलमेर जिले का आकल गांव। वो आकल गांव क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ा सा उसके बारे में जानें। किस गांव की बात कर रहे हैं अपन? आकल गांव की। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये जैसलमेर जिले में। किसका भाग है ये जो मरुधन क्षेत्र लाठीश्री क्षेत्र है इसका भाग है। और ये आकल गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखें दोस्तों, आकल गांव से प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं, अर्थात यहाँ से काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। तो ये किनके लिए प्रसिद्ध है? जवाब होगा काष्ठ जीवाश्म या प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें दोस्तों, ये जो काष्ठ जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने माने जाते हैं। यानी लगभग कितने पुराने यहाँ से काष्ठ जीवाश्म या वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों? 18 करोड़ वर्ष पुराने। और इन काष्ठ जीवाश्मों की कुल संख्या है 25। तो यहाँ आकल गांव से प्राचीन वनस्पतियों के कुल 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, जो लगभग कितने पुराने हैं दोस्तों? 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इतने प्राचीन चट्टानों की आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है? तो याद रखें दोस्तों, प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है कार्बन डेटिंग विधि, जिसमें कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, ये जो 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, इन काष्ठ जीवाश्मों को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा काष्ठ जीवाश्म उद्यान की स्थापना की गई है, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं वुड फॉसिल्स पार्क। अर्थात आपका ये आकल गांव है ना, ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान या वुड फॉसिल्स पार्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसी क्षेत्र से प्रश्न आता है आपके एक नलकूप का। इस लाठीश्री क्षेत्र में ही जैसलमेर जिले का दोस्तों चांदन गांव पड़ता है, और उस चांदन गांव के निकट एक नलकूप है जिसे चांदन नलकूप कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ये चांदन नलकूप है ना, ये अपने बड़े और मीठे जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, और इसके मीठे जल के कारण इस चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, थार का गढ़ा किसे कहा गया है? जवाब होगा दोस्तों, चांदन नलकूप को कहा गया है। थार के गढ़े के अलावा इससे चौहान उपनाम भी दिया जाता है, अर्थात इसे चौहान भी कहते हैं। तो इसके दोनों उपनाम याद रखें। चांदन नलकूप को मीठे जल के कारण थार का गढ़ा कहा जाता है, और चारों ओर स्थित नलकूपों में सर्वाधिक बड़ा जल स्रोत होने के कारण इसे चौहान भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। अब बात करेंगे इस शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल का दूसरा भाग पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। याद रखें दोस्तों, इसके विस्तार की आप बात कर चुके हैं। ये दक्षिण में बाड़मेर से लेकर उत्तर में दक्षिणी गंगानगर तक भारत पाक सीमा के समानांतर फैला हुआ है, अर्थात बाड़मेर से उत्तर में स्थित है। तो कल आपने पढ़ा था कि भारत में जो मरुस्थलीय विस्तार है ना, इसे अपन मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तर में पंजाब से लेकर बाड़मेर के बीच का भाग है, उससे महान मरुस्थल या भारत की महान मरुभूमि या यूँ कह सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये भारत की महान मरुभूमि का भाग है। किसका भाग है दोस्तों?
भारत की महान मरुभूमि का भाग है। अब यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो है दोस्तों बालू का स्तूप। तो हम सबसे पहले बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बालू का स्तूप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, बालू का स्तूपों के विभिन्न प्रकारों की अपनी यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बालू का स्तूप का शाब्दिक अर्थ समझना आप। बालूका का मतलब है बालू द्वारा निर्मित और स्तूप का मतलब है दोस्तों गुंबदाकार स्थलाकृति, अर्थात वायु के द्वारा उड़ाकर लाई जाने वाली मिट्टी के निक्षेप या जमाव से बनने वाली गुंबदाकार स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। ये किसके द्वारा बन रही हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये वायु निर्मित स्थलाकृति है। बालू का स्तूप का निर्माण हवा के साथ उड़कर आने वाली मिट्टी के जमाव से हो रहा है, अर्थात ये वायु निर्मित स्थलाकृति है और ये मिट्टी के जमाव से बन रहे हैं, अर्थात वायु निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बालू का स्तूप किस प्रकार की स्थलाकृति है, तो दोस्तों अपना जवाब होगा बालू का स्तूप वायु निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें बालू का स्तूपों के प्रकार की, तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों मुख्यतः बालू का स्तूपों को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पवनानुवर्ती और एक अवरोधी। पवनानुवर्ती का मतलब है दोस्तों वे बालू का स्तूप, जैसे मान लो हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर और इस हवा के समानांतर बालू का स्तूप बनता है, तो उस बालू का स्तूप को पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। और अवरोधी का मतलब है जैसे हवा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है और उसके अवरोध में उसके सामने बालू का स्तूप बनता है, तो दोस्तों वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाता है। कहने का मतलब बालू का स्तूप उत्पत्ति के आधार पर मुख्य तौर पर मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक पवनानुवर्ती, दूसरा अवरोधी। ये जो पवनानुवर्ती है दोस्तों ये हवाओं की दिशा के समानांतर बनता है और इनकी संरचना हवाओं की दिशा में एक सरल रेखा के रूप में होती है दोस्तों। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कह सकते हो आप। इसके अलावा पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को ही अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो एक रूप हो गया आपका, चाहे इसे पवनानुवर्ती कह दो, चाहे रेखीय बालू का स्तूप कह दो, चाहे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कह दो। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखें दोस्तों ये हवाओं की दिशा के समानांतर बनते हैं और इनकी संरचना सरल रेखीय होती है, इसलिए इनको रेखीय, पवनानुवर्ती या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। सवाल आता है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हैं, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर ज़िले में। ये अवरोधी बालू का स्तूप हैं, इनको आप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी कह सकते हो। ये हवाओं की दिशा की अगर अपन बात करें तो समकोण पर बन रहे हैं। कहने का मतलब वे बालू का स्तूप जिनका निर्माण हवाओं की दिशा के समकोण पर होता है उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप तो सबसे ज़्यादा किस जिले में? जैसलमेर में। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हैं वो सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूपों के अन्य प्रकार की बात करेंगे। दो रूप आपने पढ़ लिए, एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप उसको कहोगे जो हवाओं की दिशा के समानांतर बने, सबसे ज़्यादा ये जैसलमेर जिले में। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप उसको कहोगे जो हवाओं की दिशा के सामने अवरोध के रूप में समकोण पर बने, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों जोधपुर जिले में। अब बालू का स्तूप का ही दोस्तों एक रूप होता है बरखान।
कई बार प्रश्न आ जाता है बरखान क्या है, तो याद रखें दोस्तों, ये बालू का स्तूप का एक प्रकार है। ये हवाओं की दिशा के सामने बनता है। जैसे मान लो ये हवाएं हैं अपनी, इन हवाओं की दिशा के सामने बनता है और इनके दोनों जो शीर्ष होते हैं वो हवाओं की दिशा में आगे सींग के समान निकले होते हैं दोस्तों, अर्थात इनका आकार है वो अर्धचंद्र के समान होता है। तो इन बालू का स्तूपों को आप अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। पहले तो इनका निर्माण समझे दोस्तों। ये हवाओं की दिशा के सामने समकोण पर बनते हैं और इनके दोनों शीर्ष हैं वो सींग के समान हवाओं की दिशा में आगे निकले होते हैं। इन्हें बरखान बालू का स्तूप कहा जाता है और इनकी आकार के आधार पर इनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि सबसे गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीय भूभाग में जितने बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक गतिशील बालू का स्तूप है वो बरखान को माना जाता है। अर्थात ये हवाओं की दिशा में आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक गतिशील हैं। और कई बार इस गति के आधार पर प्रश्न आ जाता है कि ये सर्वाधिक गति किन महीनों में करते हैं। तो दोस्तों अपने पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की सर्वाधिक गति मई और जून माह में होती है। इसका मतलब ये बरखान भी सबसे ज़्यादा गति, या कोई भी बालू का स्तूप हो या मरुस्थल का प्रसार हो, मुख्यतः किन महीनों में होता है, सर्वाधिक किन महीनों में होता है। तो दोस्तों जवाब होगा मई व जून माह में। अब इसके बाद देखो दोस्तों, ये जो बरखान बालू का स्तूप हैं ये सबसे अधिक गतिशील हैं, अर्थात ये मरुस्थल विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मरुस्थल विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दोस्तों बरखान बालू का स्तूप है ना, इन बरखान बालू का स्तूपों की सर्वाधिक उपस्थिति को लेकर प्रश्न आता है, जिसमें आपको 2 प्रश्न याद रखने। अक्सर किताबों में ये लिखा होता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप हैं वो आपके शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये गलत बात होगी। सर्वाधिक बालू का स्तूप, बरखान रूपी बालू का स्तूप हैं वो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक नवोदित बरखान की अगर अपन बात की जाए तो वो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ दोनों प्रश्न आप याद रखना। यदि प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं, तो अपना जवाब जैसलमेर होगा। और सर्वाधिक नवोदित बरखान कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों अपना जवाब शेखावाटी प्रदेश होगा। और शेखावाटी प्रदेश का मतलब है आपका सीकर, चूरू और झुंझुनू। याद रखें ये सर्वाधिक नवोदित बरखान शेखावाटी क्षेत्र में भी, विशेषकर चूरू जिले में सरदार शहर व तारानगर तहसील के भालेरी गांव के आसपास देखे जा सकते हैं। अब कई बार दोस्तों इन बरखान से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न आते हैं जिनकी हम यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे ये बरखान है, इसी बरखान के समानांतर कोई दूसरा बरखान है, तो 2 समानांतर बरखान जब बने तो उन समानांतर बरखान बालू का स्तूपों के मध्य एक अर्धचंद्राकार घाटी का निर्माण होता है। उस अर्धचंद्राकार घाटी को दोस्तों कारवां कहा जाता है। और जैसा आपको पता है कि ये बरखान हवाओं के सामने बन रहे हैं, इसलिए हवाओं को सीधे पार करना, इन बरखान बालू का स्तूपों को सीधे पार करना संभव नहीं होता। इनको पार करने के लिए इन कारवां का यूं कहीं इन समानांतर बरखानों के बीच बनने वाली घाटी का मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में जब ऊँटों से यात्रा की जाती थी तो दोस्तों इस कारवां का प्रयोग बरखानों को पार करने वाले मार्ग के रूप में किया जाता था। अब इस बरखान के बाद अगर अपन बात करें तो एक बालू का स्तूप का रूप है पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप वैसे दोस्तों बरखान का ही एक रूप आप मान सकते हो। और बरखान, पैराबोलिक ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप हैं। जब बरखान रूपी बालू का स्तूप के जो दोनों शीर्ष हैं वो पास पास आ जाएं, या यूं कहें बरखान के निर्माण के बाद विपरीत दिशा में जब हवाएं चलें
तो यूं उसका विपरीत बरखान बन जाए ना, बरखान की आकृति की विपरीत आकृति बन जाए तो उसको आप पैराबोलिक कह सकते हैं। या सीधी भाषा में इतना आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल इतने याद रखें, इस पैराबोलिक के लिए 2 प्रश्न याद रखने हैं। एक तो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप है जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाओं से बनते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि वे बालू का स्तूप जिनका निर्माण विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाओं से होता है। और दूसरा, इनके आकार को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि इनका आकार कैसा होता है। तो इन पैराबोलिक बालू का स्तूपों का आकार महिलाओं की हेयर पिन के समान होता है। बालों में लगाई जाने वाली पिन जैसा आकार किन बालू का स्तूपों का होता है? तो जवाब होगा दोस्तों पैराबोलिक। याद रखें दोस्तों, ये पैराबोलिक हैं, ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिले जो आपने 12 पढ़े थे कल, उन सभी जिलों में पाए जाते हैं। जबकि आपने इनसे पहले जो बालू का स्तूप पढ़े वो सर्वाधिक कहाँ, ये सभी जिलों में समान रूप से पाए जाने वाले बालू का स्तूप है पैराबोलिक। याद रखें, पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले बालू का स्तूप भी है। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद प्रश्न आता है, अगले प्रकार के बालू का स्तूप की बात करें तो वो है सीप। ये सीप बालू का स्तूप भी दोस्तों वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो बरखान का ही रूप है। जब बरखान के निर्माण के समय हवा का रुख बदल जाए तो एक भुजा जब आगे की ओर निकल जाती है तो उस बालू का स्तूप को सीप कहा जाता है। बरखान निर्माण के समय जब हवा की दिशा या रुख में थोड़ा परिवर्तन हो तब बरखान की एक जो भुजा है वो आगे बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। ये एक तरफ दोस्तों इनका ढाल सीधा खड़ा ढाल होता है और दूसरी तरफ लंबा व मंद ढाल होता है। कई बार इन सीप रूपी बालू का स्तूपों का जो ढाल है वो 300 मीटर तक लंबा पाया जाता है। अब बालू का स्तूप का ही दोस्तों एक रूप है तारा बालू का स्तूप, और इसके बारे में कल आप चर्चा कर चुके हैं। ऐसे बालू का स्तूप जिनका आकार तारे के जैसा हो। अब तारा जैसा आकार दोस्तों तभी बन सकता है जब 2 से अधिक दिशाओं में शीर्ष निकले हों। वायु अपर्दन के कारण जब बालू का स्तूप में 2 से अधिक दिशाओं में शीर्ष निकले हों तब उसका आकार तारे जैसा होता है, और इन बालू का स्तूपों को दोस्तों तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये भी आपने बात की थी कि मुख्यतः तारा बालू का स्तूप हैं वो चट्टानी मरुस्थलों के किनारों पर पाए जाते हैं, चट्टानी मरुस्थलों के छोर पर पाए जाते हैं। ऐसा एक बालू का स्तूप है दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप। याद रखें, नेटवर्क का मतलब होता है जाल। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं जाल। यानी जब बहुत सारी वस्तुएं आपस में उलझ जाएं या मिल जाएं तो उनका एक जाल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार वायु अपर्दन के कारण जब अनेक बालू का स्तूपों के अग्र व पश्च भाग आपस में जुड़ करके जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं तब उन बालू का स्तूपों को दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। ऐसा ही एक बालू का स्तूप है नेबखा। नेबखा वे बालू का स्तूप हैं। याद रखें दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है इसलिए वनस्पति का विकास पर्याप्त नहीं हो पाता। इन मरुस्थलीय भूभागों में मुख्यतः वनस्पति है ना वो दोस्तों झाड़ियों के रूप में, कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, और इन झाड़ियों की हाइट मुख्यतः 6 मीटर या उससे कम होती है। इसका मतलब झाड़ियों के झुरमुट यदि मरुस्थल में कहीं हैं तो उन झाड़ियों के पीछे हवा के साथ उड़कर आई मिट्टी के जमाव से कम ऊंचाई के बालू का स्तूप बनते हैं। इन कम ऊंचाई के बालू का स्तूपों को ही दोस्तों नेबका कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों के पीछे बनने वाले कम ऊंचाई के बालू का स्तूपों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? नेबका कहते हैं।
ऐसे ही बालू का स्तूप का एक रूप होता है दोस्तों धरियन। दरियन बालू का स्तूप का स्थानीय नाम है। अपने जैसलमेर जिले में एक क्षेत्र है समगांव क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, ये समगांव क्षेत्र है ना, ये राजस्थान का एकमात्र वनस्पति विहीन क्षेत्र है। इस समगांव क्षेत्र में वनस्पति विहीन स्थानांतरित बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ऐसे बालू का स्तूप जिन पर वनस्पति नहीं पाई जाती और वो बालू का स्तूप हवाओं के साथ साथ आगे स्थानांतरित होते हैं, उन वनस्पति विहीन स्थानांतरित बालू का स्तूपों को ही स्थानीय भाषा में दोस्तों धरियन कहा जाता है, जो मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर के समगांव क्षेत्र में। अब दोस्तों ये जो वनस्पति विहीन बालू का स्तूप होते हैं ना, इन पर हवाओं के प्रवाह से लहरदार संरचनाएं बन जाती। इन लहरदार संरचनाओं को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। वनस्पति है नहीं, हवाओं का प्रवाह होगा तो मिट्टी के ऊपर हवाओं के प्रवाह से जो लहरदार संरचनाएं बन जाती हैं, उन लहरदार संरचनाओं को या उन लहरदार संरचनाओं से युक्त बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा दोस्तों, उन्हें धोरे कहा जाता है। अब जैसलमेर में जैसे आपने समगांव के बारे में बात की कि समगांव राजस्थान का एकमात्र वनस्पति विहीन प्रदेश है दोस्तों, वैसे ही जैसलमेर के ही एक गांव का प्रश्न आता है, नाचना गांव का। यहाँ पर नाचना से संबंधित दो प्रश्न आप याद रखें। ये नाचना क्यों प्रसिद्ध है? एक तो नाचना ऊंट की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध नाचना नस्ल के ऊंट की उत्पत्ति जैसलमेर के इसी नाचना क्षेत्र से मानी जाती है। दूसरा, ये नाचना है ना, ये मरुस्थल विस्तार के लिए या रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेगिस्तान के मार्च को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो दोस्तों एक शब्द और आ गया, रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान का मतलब रेतीला शुष्क भूभाग और मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी रेगिस्तान का हवाओं के साथ आगे बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में वर्ष में अधिकांश समय हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली इन हवाओं के साथ रेगिस्तान का पूर्व की ओर आगे बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने बालू का स्तूप, उनके विभिन्न प्रकार और उनसे संबंधित आने वाले प्रश्न। अब देखो, इन बालू का स्तूपों के आसपास जो अन्य भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं उनकी बात करेंगे। जैसे दोस्तों ये कोई बालू का स्तूप है और इसी के पास ये कोई दूसरा बालू का स्तूप है। इन बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमियां पाई जाती हैं। ये भी बालू का स्तूप है मान लो, और ये भी कोई बालू का स्तूप है। इन बालू का स्तूपों के मध्य यहां पर ये निम्न भूमि है। इस निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखें दोस्तों, इस निम्न भूमि को तली या मरहु कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है ये कि बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाले निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तली या मरहु। अब जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो वर्षा का जल इन बालू का स्तूपों के ऊपरी भाग से बहता हुआ नीचे आएगा और इस निम्न भूमि में एकत्रित हो जाएगा और इस निम्न भूमि में एक अस्थायी मौसमी झील का निर्माण करेगा। यानी यहाँ पर इन निम्न भूमियों में वर्षा जल भरने से अस्थायी मौसमी झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है दोस्तों कि बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि जिसे तली या मरहु कहते हैं, वहाँ वर्षा जल एकत्रित होने से बनने वाली अस्थायी मौसमी झीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्लाया कहते हैं। तो अब आगे हम प्लाया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने जो बालू का स्तूप पढ़े उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों की अपन बात करें। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों,
जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो जवाब होगा दोस्तों जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कि राजस्थान में कौन सा जिला ऐसा है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान के ये जो मरुस्थलीय जिले थे उनकी संख्या आपने पढ़ी कुल 12 है। वहां भी प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और वो एक मरुस्थलीय जिला है। इसका मतलब सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा हुआ? अपना जैसलमेर। अब राजस्थान में जो ये 12 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें सबसे छोटे का प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो आपने 12 जिले पढ़े, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर, इन जिलों में सबसे छोटा जिला झुंझुनू है। वैसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। यहां मैं मरुस्थलीय जिलों की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला तो जैसलमेर और सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला है वो दोस्तों है झुंझुनू। ठीक है दोस्तों। अब अपन पलाया की बात करें तो देखो ये पलाया है, इसका आकार कैसा होता है? ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? ये पलाया जल की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? ज़्यादातर पलाया कैसी होती, खारी होती कि मीठी होती हैं? उन पलाया को क्या कहा जाता है? मीठी पलाया के सूखने पर किसका निर्माण होता है? खारी पलाया के सूखने पर किसका निर्माण होता है? ये अपन चर्चा करेंगे। देखिए अपन बात कर रहे थे कि बालूका स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि है उसे तली या मरहो कहा जाता है और यहाँ वर्षा जल संग्रहित होने से जो अस्थायी मौसमी झील बनती है दोस्तों उसे पलाया कहते हैं। याद रखना, पलाया सबसे ज़्यादा राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया कहाँ पाई जाती हैं? तो अपना जवाब होगा जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। इनका आकार कैसा होता है? तो दोस्तों गुंबदाकार दो संरचनाओं के बीच जो निम्न भूमि होगी उसका आकार प्याले जैसा होता है, अर्थात पलाया है ना, उनका आकार प्याले नुमा होता है। तो आकार की बात आ गई, प्याले नुमा। फिर एक प्रश्न आता है कि ये पलाया का जो तल है, जो तल छट है, पैंदा है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि इस पलाया रूपी अस्थायी मौसमी झील में जो जल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बालूका स्तूपों के उच्च भाग से बहता हुआ नीचे आकर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से जब ये जल बहकर नीचे आएगा तो दोस्तों उस जल के साथ मोटे कण घुलकर नहीं आते, उस जल के साथ बारीक मिट्टी के कण घुलकर नीचे तक इस निम्न भूमि में पहुंचेंगे और उस मिट्टी के कणों से युक्त जल को अपनी यहाँ स्थानीय भाषा में गंदला पानी कहा जाता है। तो जब वर्षा होगी ना तो इन टीलों से बारीक मिट्टी के कणों से घुला हुआ वो गंदला पानी यहाँ आकर के इस निम्न भूमि में इकट्ठा होगा। फिर यहाँ एकत्रित होने के बाद जो बारीक मिट्टी के कण जल के साथ घुलकर आए दोस्तों वो धीरे 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 तलछट में जम जाएंगे। यानी पानी का उन कणों का नीचे जमकर साफ होना दोस्तों अपनी भाषा में कहलाता नितरना। यानी पानी नितरेगा तो वो कण हैं वो कहाँ जमा हो जाएंगे दोस्तों? तलछट में, पैंदे में। इन जो महीन कणों वाली ये मिट्टी है इसे महीन मटियारी मिट्टी कहा जाता है। कहने का मतलब पलाया झील के तलछट में महीन मटियारी मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों ज्यादातर जो पलाया होती है ना वो खारी होती है। अधिकांश पलाया कैसी होती हैं? तो जवाब होगा दोस्तों खारी होती हैं। और अत्यधिक खारी पलाया जो झील होती है, बहुत ज़्यादा खारी पलाया झील होती है दोस्तों, उस खारी पलाया झील को सेलिनास कहा जाता है। दोबारा देखना, ज़्यादातर पलाया हैं कैसी? खारी हैं। अत्यधिक खारी पलाया झील को क्या कहा जाता है? सेलिनास। लेकिन याद रखें दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सभी पलाया झील खारी होती हैं, कुछ मिट्टी भी होती हैं। कहने का मतलब पलाया जो है ना उनको अपने जल की प्रकृति के आधार पर मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक खारी पलाया और एक मीठी पलाया।
खारी पलाया को सेरेनास भी कहते हैं। और जब ये सूखती है, जैसा आपको पता है कि ये झीलें अस्थायी या मौसमी होती हैं, वर्षा के समय भरती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं। तो सूखने के बाद खारी पलाया जब सूखेगी तो दोस्तों क्षारीय दलदल का निर्माण होता है, और उस क्षारीय दलदल को रन कहते हैं, रन या टाट भी कहा जाता है। इनको सेलेनास या टाट कहते हैं। और सूखने पर जो क्षारीय दलदल बनेगा ना दोस्तों, उसे रन कहा जाता है। ये रन क्षारीय क्षेत्र होता है, खारा भूभाग होता है, इसलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये मीठी जो पलाया झील होती हैं, कुछ एक ही होती हैं, ये मीठी पलाया झील दोस्तों नाडी या नाड़ी कहलाती हैं। इसे नाडी भी कहते हैं या नाड़ी भी कहते हैं। और ये भी खारी पलाया की तरह सूख जाएंगी कुछ समय के बाद। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब मीठी पलाया सूखती है तो उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। खारी पलाया के सूखने से तो क्षारीय दलदल बनता है, जिसे रन कहते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। और मीठी पलाया जो झील होती है ना दोस्तों, उसके सूखने से उपजाऊ मैदान बनता है, और इस उपजाऊ मैदान को खड़ीन कहा जाता है। मीठी पलाया झील के सूखने से बनने वाले उपजाऊ मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? खड़ीन। जैसा आपने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा पलाया कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में ये जो खड़ीन क्षेत्र होते हैं, जिनमें वर्षा के समय वर्षा जल भरा रहता है, उसके बाद खड़ीन का निर्माण होता है। तो इन खड़ीन क्षेत्रों में रबी की फसल के समय गोचनी कृषि की जाती है। जैसलमेर जिले में इन खड़ीन क्षेत्रों में रबी के समय गोचनी कृषि की जाती है। दोस्तों यहाँ गोचनी कृषि का मतलब है गेहूं और जौ के साथ चना उगाना। गेहूं और जौ के साथ चना बोना क्या कहलाएगा? गोचनी कृषि। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि खड़ीन क्षेत्रों में जैसलमेर जिले में रबी के समय कौन सी खेती की जाती है? दोस्तों क्या जवाब होगा? गोचनी कृषि। ये तो थी प्राकृतिक खड़ीन की बात। दोस्तों जैसलमेर जिले में प्राचीन काल से ही कृत्रिम खड़ीन का निर्माण भी किया जाता है। और उस कृत्रिम खड़ीन के निर्माण को लेकर कई बार प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृत्रिम खड़ीन का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो याद रखें, कृत्रिम खड़ीन का सबसे पहले निर्माण का जो श्रेय है दोस्तों, वो पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों को दिया जाता है। और ये पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण ही इन खड़ीन क्षेत्रों में रबी के समय गोचनी कृषि करते हैं। तो 15वीं सदी के आसपास की बात मानी जाती है कि 15वीं सदी में सर्वप्रथम पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों ने जैसलमेर में कृत्रिम खड़ीन का निर्माण किया था। याद रखें दोस्तों, कृत्रिम खड़ीन का स्वरूप भी इसके तरह ही बनाया जाता है, अर्थात कृत्रिम रूप से कड़ाईनुमा ढाल का निर्माण किया जाता है, जिसमें वर्षा जल संग्रहित हो और सूखने के बाद उसमें खेती की जा सके, उसे कृत्रिम खड़ीन कहोगे। उसमें 3 ओर के जो पार्श्व यानी दीवारें होती हैं दोस्तों, वो मिट्टी से निर्मित होती है। सामने की दीवार है वो पत्थर से बनाई जाती है, ताकि खड़ीन भरने के बाद जब अतिरिक्त जल की निकासी हो तो मिट्टी का कटाव ना हो, इसलिए जिस तरफ से पानी की निकासी करनी होती है उस तरफ की दीवार दोस्तों कृत्रिम खड़ीन में पत्थर की बनाई जाती है। ये बात हो गई अपनी पलाया झील और खड़ीन के बारे में। अब दोस्तों एक शब्दावली आती है नखलिस्तान। प्रश्न आ जाता है कई बार, नखलिस्तान किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो शुष्क मरुस्थलीय भूभाग है, यहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। 20 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले इन भूभागों में सामान्यतः वनस्पति बहुत विरल या कंटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। कई बार जैसे पलाय रूपीय जल स्रोत होते हैं, अस्थायी जो जल स्रोत होते हैं, उनके आसपास हरियाली पाई जाती है। उन विशेषकर जोधपुर और आपका जो बाड़मेर जैसलमेर जिले हैं, इनमें अस्थायी जल स्रोतों के आसपास जो वर्षा के समय अस्थायी जल स्रोत बनते हैं, उनके आसपास पाई जाने वाली हरियाली को ही दोस्तों नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में अस्थायी जल स्रोतों के आसपास पाई जाने वाली हरियाली को नखलिस्तान कहा गया है। अब दोस्तों इसी शब्दावली में आगे एक प्रश्न आता है बालसन का, कि बालसन किसे कहा जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन को बालसन कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बेसिन उस भूमि को कहा जाता है, उस निम्न भूमि को कहा जाता है जहां से होकर के उच्च भूमियों का जल प्रवाहित होता है। यानी वह निम्न भूभाग जहां से ऊंची भूमियों का जल बहता हो, उस निम्न भूमि को बेसिन कहते हैं। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है वह निम्न भाग जहां से पहाड़ियों से निकलने वाला वर्षा जल प्रवाहित
होता है उससे पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन कहेंगे। और पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जवाब होगा बालसन कहा जाता है। अब कई बार दोस्तों इस बालसन क्षेत्र का मतलब पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन का विस्तार किसी पलायतक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी याद रखना, जब बालसन का विस्तार किसी पलायतक हो जाए तो उसे बजादा या बजाडा कहते हैं। तो बजादा या बजाडा क्या है? जवाब होगा दोस्तों बालसन का अगर विस्तार पलायतक हो जाए तो उसे बजादा या बजाडा कहते हैं। दूसरी भाषा में अपन ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पलाया आपस में मिल जाएं तो भी दोस्तों उसे बजादा कहा जाता है। ये अपना शुष्क मरुस्थल।